जय हिंद एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का मध्यकालीन भारत का इतिहास मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सेकेंड लेक्चर है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग पिछले जो भी बैकग्राउंड है, दिल्ली सल्तनत में आने से पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसी होती है और जो स्थापना करने वाले होते हैं वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये सब कुछ हम लोग समझ चुके थे। पर स्पीड में हम लोग रिवीजन करते हैं। भारत के इतिहास उसको दो कैटेगरी में बांटे थे। एक क्या बांटे थे? पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद एक उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास। पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से शुरू होता है और 1192 ईस्वी तक चलता है। मतलब कि 712 ईस्वी में शुरू होता है और 1192 ईस्वी में पूर्व मध्यकालीन भारत का समापन होता है। और 1192 ईस्वी से उत्तर मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत होता है। कब से? 1192 से, और 1757 ईस्वी तक चलता है। और 1757 ईस्वी तक माना जाता है कि मध्यकालीन भारत था। 1757 के बाद का जो भी इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास में जो भी घटनाएं हुई है भारत में, उस सब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब कि आधुनिक भारत के इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। तो इस क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे कि 712 ईस्वी में इसलिए शुरुआत होता है मध्यकालीन भारत का, क्योंकि उस समय से माना जाता है कि भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन काफी तेजी से शुरू होना होता है। और 712 ईस्वी में 20 जून 712 ईस्वी को ही सिंध प्रांत के जो राजा दाहिर होते हैं उसको क्या करता है, अरब सबसे पहला अरब मुस्लिम शासक होता है। कौन, किसका नाम? उसका नाम क्या होता है? मोहम्मद बिन कासिम। वो क्या करते हैं, दाहिर को, एक रावण नामक जगह है सिंध में, उसको हरा करके भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, और भारत में इस तरीके से प्रवेश करके भारत में उन लोग का मकसद क्या होता है, भारत में धन संपत्ति को, भारत की मूल्यवान चीजों को लूट खसोट करके ले आना, और अब मध्य एशिया में जहां लोग अफगानिस्तान गजनी उन लोग का शासन केंद्र था, उसको बहुत ही विशाल भव्य और सम्राट बनाने के लिए उस सबका मकसद था। उन लोग का ये मकसद नहीं था स्टार्टिंग में कि भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करें। ठीक है, इसी क्रम में क्या होता है कि ये तो बहुत कुछ करता है, सब कुछ बता चुके हैं। देन उसके बाद क्या आता है, मोहम्मद गजनवी 1000 ईस्वी में 1001 में आता है मोहम्मद गजनवी, और वह हिंद की प्रथम लड़ाई होती है। हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल से लड़ाई होती है, प्रथम लड़ाई, जिसमें वो हरा देता है मोहम्मद गजनवी, किसको? जयपाल को हरा करके, और वहां कब्जा कर लेता है। फिर 1008 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के एक शासक होता है आनंदपाल। 1008 ईस्वी में वह हिंद की दूसरी लड़ाई कही जाती है इसको, और उसको हरा करके फिर 1025 मतलब 1025 ईस्वी में गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर जो था सोमनाथ का मंदिर, उसको लूट करके ले गया था। ठीक है, लूटने के क्रम में कुछ भारतीय लोग, जाट वगैरह वहां के थे, वो लोग उसको उसमें घेर लिया था, कुछ उसमें से सामान वगैरह छीन छान लिया था। इस तरह की घटनाएं भी, बहुत सारे लूटपाट कर लिया था। इस समझ में आ रहा है? इस क्रम में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को बहुत ही बारीकी से समझते आ रहे थे। महमूद गजनवी माना जाता है कि 17 बार भारत पर आक्रमण किए होते हैं। और उसके बाद जब महमूद गजनवी के बाद क्या होता है, आते हैं कौन? मोहम्मद गौरी आता है, पहला तुर्क शासक होता है, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकता है। मोहम्मद गौरी पहला तुर्क शासक भारत पर। इधर हो गया, बस बात बंद करो, अपने में डिस्कस करेगा। करो एक एक बात, पॉइंट ना बोले, दिमाग में सब कुछ कैलकुलेशन में मेथड से निकल रहा है। उसके बाद बता रहा हूँ 1175 ईस्वी में, कब? 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी आता है। ठीक है, तुर्क के काबिले वंश से निकल करके मोहम्मद गौरी आता है, जिसे गजनी वंश का समापन होता है, इसका विनाश होता है। उसका बाद मोहम्मद गौरी निकल करके आता है। मोहम्मद गौरी भारत में 1175 ईस्वी में आता है, और ये सबसे पहले जो पंजाब प्रांत का, जो अभी पाकिस्तान में है, मुल्तान पर आक्रमण करता है। ठीक है, मुल्तान पर आक्रमण करते हुए मोहम्मद गौरी पहला ऐसा तुर्क शासक होता है जिसका उद्देश्य लूटपाट के साथ साथ भारत में साम्राज्य विस्तार करने का होता है और इस्लाम धर्म का प्रसार करने का होता है। तो इसी इस्लाम धर्म की प्रसार और साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा से मोहम्मद गौरी भारत में धीरे धीरे एक एक क्षेत्र को जीतते हुए आगे बढ़ता है। इसी क्रम में जैसे ही वह अजमेर, राजस्थान का एक जगह है, राजस्थान और दिल्ली के समीप आता है, तो उस समय भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण, अब ये लोग आता है इसलिए आसानी से भारत में इसलिए प्रवेश कर जाता था क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण था। सत्ता का एक केंद्रीकृत शासन किसी शासक के हाथ में नहीं था। भारत में एक मजबूत शासक उस समय नहीं था। अलग अलग प्रांत में अलग अलग शासक थे और वो खुद अपने में लड़ झगड़ रहे थे, अपने आप को संप्रभु, अपने आप को एक साम्राज्य विस्तार करने के लिए स्वार्थी था। वो चाहता था कि हम ही सबसे बड़ा है, हम ही संप्रभु है। तो इस तरीके से अपने में हमेशा लड़ाई होता था, युद्ध होता था, इसका परिवेश बना हुआ था, और इसका फायदा दूसरे लोग उठा करके तुर्क और अरब के लोग आसानी से भारत पर आक्रमण कर देते थे। तो उस समय जब वो आक्रमण कर रहा था तो 1190 मतलब 12वीं सदी के लास्ट में क्या हो रहा था, वहां पे एक शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि राजपूत वंश से था, चौहान वंश जिसे कहते हैं। इसका काफी ज्यादा बोलबाला था, काफी ज्यादा शक्तिशाली शासक उस समय माना जाता था। तो ये सब मोहम्मद गौरी ने सोचा कि जब मैं यहाँ के सबसे शक्तिशाली शासक को ही हरा देता हूँ, पराजित कर देता हूँ, तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अपने साम्राज्य को विस्तार करने में मुझे क्या होगी, सहूलियत होगी। इसी क्रम में उसने क्या किया, 1192 ईस्वी में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है किसके साथ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। कहाँ पर होता है? पानीपत का एक जगह है, पानीपत का जिला है, करनाल और थानेश्वर के बीच में, वहीं पर लड़ाई होता है। और उस बीच में क्या होता है, मोहम्मद गौरी नए आया होता है, और पृथ्वीराज चौहान को उस समय क्या होता है, पूरे बड़े बड़े राजपूत शासकों का समर्थन प्राप्त था और शक्तिशाली तो खुद था ही, हरा देता है पृथ्वीराज चौहान किसको, मोहम्मद गौरी को घायल करके भगा देता है। लेकिन पुनः वो क्या करता है, आक्रमण करने का पर्पस आता है 1192 में, और दोनों के बीच में पानीपत में लड़ाई होता है। हरियाणा में पानीपत जगह है, जिला है, वह लड़ाई होती है। और इसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी काफी
ज़्यादा मात्रा में सैनिक के साथ, सकुशल सैनिकों के साथ और बहुत सारे कूटनीतिक प्रयास करके बहुत ही रणनीति के साथ आए होते हैं। और इस बीच में क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में मार दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान से आधा हाँ, सैनिक रहता है इसके पास। हाँ, पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से बहुत कम सैनिक रहता है, फिर भी ये जीत जाता है क्योंकि इसका रणनीति सही रहता है। और इस क्या रहता है, कूटनीतिक तरीके से जो भी पृथ्वीराज चौहान के समर्थक थे, पृथ्वीराज चौहान के चाहने वाले थे, उसने बड़े बड़े राजा को अपने पक्ष में कर दिया था। कुछ गलतियां पृथ्वीराज चौहान की भी थी कि वो अपने खुद के बड़े बड़े जो शासक, कनौज का शासक खुद था, क्या नाम था उसका, उसका नाम था क्या नहीं जय, क्या नहीं, वो जो लड़ाई होता रहता है, क्या कहता है उसको, नाम है 1194 में जो लड़ाई भी लड़ा रहता है, चंदावर का भी जो होता है, मूल राज जैसे कहते हैं ना, मूलचंद द्वितीय या इस तरीके का नाम रहता है, कुछ नहीं रहता, मूलचंद या नहीं, एक मिनट देखने दो कहाँ गया। तराइन का द्वितीय युद्ध जो होता है ये जयचंद का है, जयचंद है, जयचंद क्या था, जयचंद द्वितीय था, जयचंद द्वितीय जो संयुक्ता थी उसके साथ उसकी बेटी थी, नहीं जयचंद द्वितीय अलग कनौज का शासक था वो, हाँ वो कनौज के शासक था ना, और नहीं उसकी बहन, उसकी सिस्टर जो थी संयुक्ता, उससे प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है, पुत्री नहीं थी, तो उसको हम कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, पुत्री नहीं थी, बेटी, बहुत सारे बुक में उसकी पुत्री का आया था, ठीक है, जो संयुक्ता उसकी बहन था, बहन से प्रेम प्रसंग का मामला चला था, इससे दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाता है, और ये क्या करता है, मोहम्मद गौरी का समर्थन करने लगता है। तो हारने की बहुत सारी वजह होती है, ऐसा हम लोग एक एक पॉइंट पर डिस्कस कर चुके हैं। इसी बीच मोहम्मद गौरी के साथ एक आया रहता है, मोहम्मद गौरी का गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुवाचा और एक यल्दौज रहता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका गुलाम और दास रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। और जब यह हराता है उसका क्या करता है, भारत का जो साम्राज्य क्षेत्र है उसका सेनापति नियुक्त कर देता है कुतुबुद्दीन को, और यही क्या करता है, कुतुबुद्दीन के प्रभावशाली, कुतुबुद्दीन के ज्ञान और कुतुबुद्दीन के इस विलक्षण प्रतिभा के कारण कुतुबुद्दीन को क्या करता है पता है, कुतुबुद्दीन को ऐबक की उपाधि देता है। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमुखी, और कुतुबुद्दीन ऐबक नाम पड़ जाता है, ऐबक का उपाधि देता है उसका स्वामी खुद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या, जब पृथ्वीराज उसका क्या होता है, मोहम्मद गौरी फिर से राष्ट्र आक्रमण करने आता है, भारत में आता है। पंजाब में खोखर जनजाति का विद्रोह चल रहा था, किसका विद्रोह, खोखर जनजाति का विद्रोह चल रहा था। तो उसी विद्रोह को दबाने के लिए आता है मोहम्मद गौरी, वो वापस चला गया था फिर गजनी में, क्योंकि उसका अलग अलग जगह पर साम्राज्य विस्तार करने का उद्देश्य था। तो वो क्या करता है, खोखर जनजाति का विद्रोह को दबाने आता है, और दबाने के क्रम में वो क्या होता है, सिंध नदी के तट पर क्या रहता है, नमाज पढ़ रहा होता है, उसी बीच में मोहम्मद गौरी का काम तमाम कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। जब उसके बाद मोहम्मद गौरी का काम खत्म हो जाता है, और मोहम्मद गौरी से पहले अपने जो भी उसके गुलाम थे उसको साम्राज्य जो होता है सत्ता सौंप दिया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके 3 शासक था, कुम्बाचा, यल्दौज और कुतुबुद्दीन ऐबक। यल्दौज को गजनी का क्षेत्र मिलता है, गजनी अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, कुवाचा को मिलता है सिंध और मुल्तान का क्षेत्र मिलता है जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, और भारतीय राज का जो क्षेत्र था वो मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक उससे पहले जब हम पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ही होते हैं। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के जो काल है दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली अलग अलग 5 सुल्तान, अलग अलग 5 वंश के सुल्तान शासक किए रहते हैं। इस 320 साल के अंदर में, 320 साल का जो पीरियड है, इसमें 5 अलग अलग वंश के शासक क्या किए रहते हैं, शासन किए रहते हैं। और इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत या सल्तनत है ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली कहते हैं, 3 नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1206 ईस्वी में कौन आता है, इसका स्थापना करने वाला होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत ही बारीकी से हम लोग समझेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को कैसे आना होता है, वैसे हम लोग जान चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी ज़्यादा, इसको कल बताए थे कि अमीर या खुर का मतलब होता है अस्तबल, जो होता है अस्तबल घोड़े का, अमीर या खुर का जो पद होता है ये मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गौरी दिया होता है। मतलब एक पद होता है, क्या होता है नाम, क्या नाम बोले हमें, अमीर ए खुर, अस्तबल का अधिकारी, क्या बोलते हैं, अस्तबलों का अधिकारी नियुक्त किया था इसके विलक्षण प्रतिभा के कारण। देन ये क्या करता है, जब मरता है मोहम्मद गौरी मर जाता है, उसका बाद क्या करता है, उस समय ये उसको क्या कहता है, शासक, वहाँ के जो जनता होता है, वहाँ की जो प्रजा होती है, वो मोहम्मद गौरी की जगह पर इसको प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित करता है, और ये उसको स्वीकारता है। और ये क्या करता है, 24 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में इसका क्या होता है, सिंहासनारोहण होता है, और ये सत्ता पर बैठता है, सिंहासनाभिषेक, हाँ वही सिंहासनाभिषेक होता है, और ये सिंहासन पे बैठते हैं। कब, 1224 जून 1206 ईस्वी को। इससे पहले कि किस तरीके से रौंदते हुए आता है धीरे धीरे, सबसे पहले क्या करता है, ये जब भारत में प्रवेश करता है, भारत के साम्राज्य में विस्तार करने के उद्देश्य से आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और पहले से ये सेनापति में काम कर चुका होता है। तराइन के युद्ध में क्या होता है, 1192 ईस्वी में यह क्या होता है पता है, 1192 ईस्वी में बताते हैं, बेहुदा है, इधर देखो,
1192 ईस्वी में यह क्या करता है, कोई भी इधर उधर नहीं करना है। हाँ, 1192 ईस्वी में क्या क्या होता है, 1192 ईस्वी में यह अजमेर और कनौज का जो क्षेत्र होता है वहां पे विद्रोह कुचलता है ये खुद कनौज। उसके बाद चंदावर का जो युद्ध होता है, चंदावर का जो युद्ध होता है ना, चंदावर का जो युद्ध होता है, बंद करो एक मिनट, चलो हो गया। देखिए उसके बाद क्या करता है, कनौज और अजमेर का जो विद्रोह होता है उसको भी ये कुतुबुद्दीन ऐबक दबाया होता है। चंदावर का जो युद्ध होता है 1194 में, 1194 ईस्वी में जो चंदावर का युद्ध जो होता है, जयचंद जो होता है, जयचंद द्वितीय, उसके साथ और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। उस सेना का नेतृत्व करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक ही होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ही होता है। उसमें क्या होता है, जयचंद को हरा देता है, जयचंद द्वितीय को। तो ये इसमें भी क्या, उसके बाद ये क्या किया जाता है, भीमदेव गुजरात का एक शासक रहता है भीमदेव को भी ये दंडित करता है 1197 ईस्वी में। 1197 देखो कैसे 1197 ईस्वी में ये भीमदेव को भी दंडित करता है। उसके बाद बदायूं नाम का एक शासक रहता है कनौज का, उसको भी हराता है। उसको हराते हुए, पूरा कुचलते हुए, शासन करते हुए दिल्ली सल्तनत की ओर अग्रसर होता है। तो इस तरीके से कुछ काल रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, कैसे कैसे करते हुए आ रहा है, दिख रहा है, अजमेर उजमेर। उसके बाद क्या करता है, कनौज का क्षेत्र को जो विद्रोह है उसको कुचलता है, गुजरात के भीमदेव को दंडित करता है, बदायूं को हरा करके कनौज पर आक्रमण करते हुए, उसके शासन पर आक्रमण करते हुए दिल्ली की ओर अग्रसर होता है। और ये क्या करता है, जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक 20 जून 1206 ईस्वी को जब ये शासन पर बैठता है, इसका जो राजधानी होता है ये लाहौर ही होता है। 24 जून को इसका जो राजधानी कहाँ रहता है, लाहौर। कहाँ रहता है राजधानी, लाहौर ही रहता है। ये इसका अपने शासनकाल में दिल्ली शिफ्ट नहीं करता, राजधानी लाहौर ही राजधानी रहता है। और वहीं से साम्राज्य विस्तार का जो होता है उसका दौरे का भी अंतिम संस्कार हाँ यही होगा। देखो तो लाहौर में ये शासन पर बैठता है। उसके बाद इधर बताते हैं, आगे चलो। और उसके बाद क्या होता है, गुलाम वंश की स्थापना यही करता है। दिल्ली का जो गुलाम वंश होता है, क्योंकि गुलाम वंश नाम क्यों पड़ा, 1206 ईस्वी में जो 5 शासक आता है उसमें एक पहला शासक है गुलाम वंश। कौन है, गुलाम वंश। इसको एक और वंश के नाम से जानते हो, और क्या, मामलुक वंश याद रखना। और एक इलवरी वंश, 3 नाम से। हाँ, इलवरी वंश। क्यों 3 नाम से जानते हैं ये भी तुमको बता देते हैं, एक पॉइंट को हम छोड़ने वाले नहीं। दूसरा है ये क्या है, ये गुलाम वंश चलता है कितने, 1206 से 1290। गुलाम वंश का शासनकाल कितने वर्ष तक का रहता है, 1206 से शुरू होता है ना दिल्ली सल्तनत, तो 1206 से 1290 तक। ध्यान से सुनना। दूसरा गुलाम वंश के बाद कौन आता है, खिलजी वंश। कौन आता है, खिलजी वंश। अच्छा, खिलजी वंश होता है वो कब से कब तक, 1290 से 1320 ईस्वी तक। तीसरा कौन आता है, तुगलक वंश। सबसे लंबे समय तक अगर शासन करने वाला कोई शासक था तो था तुगलक वंश। तुगलक वंश था 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। इसको एकदम जैसे मुझे याद है ऐसे याद रखना तुम लोग को। चौथा तुगलक वंश का कौन था, सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक, 1414 से लेकर के 1414 से लेकर के 1451 तक। कब तक, और उसका लास्ट कौन सा वंश है, 5 को अलग अलग, लोधी वंश। कौन, 1451 से लेकर के 1526 तक। 1526 में इसका क्या होता है, विघटन हो जाता है इस वंश का। तो 5 वंश था, अलग अलग वंश का। देखो गुलाम वंश को नाम पड़ता है, मैं बता देता हूँ। दूसरी बात, जो भी हमारे एस्पिरेंट जो भी हैं ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं वो लोग टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाकर के ज्वाइन कीजिए। क्योंकि पीडीएफ जो इसका है स्टेप बाय स्टेप करके एक चीज़ का पीडीएफ आपको डिटेल में टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको पीडीएफ वहीं पर मिलने वाली है। तो क्या होता है कि गुलाम वंश किसके नाम पड़ता है, क्योंकि देखो इस शासन काल के जो दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक आते हैं वो ज्यादातर शासक गुलाम होते हैं, किसी न किसी के गुलाम या किसी न किसी के दास हुआ करते थे, इसीलिए इसे गुलाम वंश नाम दिया जाता है। क्या जाता है, गुलाम वंश। ठीक है। उसका मामलुक वंश, मामलुक वंश का मतलब होता है वैसे शासक जिसके माता पिता उसे स्वतंत्र कर दिया हो,
माता पिता उसे स्वतंत्र कर दिया, उसे सैनिक सेना होना का पद में एकदम बिल्कुल जाना दिया। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, विस्तृत जानकारी जब हम लोग को लेनी है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो हम बताएंगे कि उस समय क्या था। उस समय अफगानिस्तान में उस समय क्या होता था कि आराम से क्या होता, दास व्यापार होता था, व्यापार इधर से उधर बेच दिया किया जाता था, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का हाथों, ठीक है, आदमी का खरीद बिक्री होता था, वही दास व्यापार था। तो मामलुक वंश का मतलब होता है जो वंश अपने मम्मी पापा से स्वतंत्र हो, उसके मम्मी पापा को उससे कोई मतलब नहीं, बचपन में उसे बेच दिया हो। इलबरी वंश का मतलब ये है कि जो दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश में जो भी शासन गुलाम वंश में इल्तुतमिश आए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, मशूक शाह या जो भी था, ये सब क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके सभी शासक इलवरी वंश के थे। किस वंश के थे? इलवरी एक जाति था, जाति तुर्क का एक इलवरी जाति था, सभी के सभी इलवरी जाति का था, इसलिए इससे इलवरी जाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक ही एक ऐसा शासक था जो कि कुलीन वंश का था। किस वंश का था? कुलीन वंश का। तुर्किस्तान के कुलीन वंश में उसका जन्म हुआ था, बाकी सभी इलवरी वंश के था। किस वंश का था? इसलिए इसे इलवरी वंश भी कहा जाता है। तो तीनों समझ में आ गया, क्यों नाम है इसलिए समझ में आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? गुलाम वंश को पढ़ेंगे, गुलाम वंश में कौन कौन शासक आए, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। समझ में आ गया? और इसको ट्रिक है इसका, एक जैसे लिखा है, देखो इधर देखो, गुड़ का खीर तुम संभल कर लेना, गुड़ का खीर तुम संभल कर देना, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? गुड़ गुलाम, गुड़ से गुड़ गुलाम, खीर मतलब खिलजी वंश, तुम तुगलक वंश, संयम से लेना मतलब सैयद वंश, और लेना मतलब लोधी वंश। क्योंकि मैं खुद का ट्रिक पे विश्वास करता हूँ, मैं बनी बनाई ट्रिक को चाहता हूँ कुछ और इसमें इंप्रूवमेंट करें। बहुत सारे हैं, गुड़ खिलाकर तुम सांस लो, ये सब चीजें सब बनी बनाई बहुत दिनों से, तो मैं खुद से चाहता हूँ कि क्रिएट करूँ, और तुम लोग भी अपने आप से जो अच्छा लगे हमें यही है, गुड़ का खीर तुम संयम से लो, गुड़ का खीर तुम संयम से लो, संयम मतलब एकदम आस्ते आस्ते लो, अच्छे से लो। गुड़ का खीर बहुत ही टेस्टी होता है, गांव घर में जब सावनी घड़ी का पूजा होता है उसमें गुड़ का खीर बनता है, चावल में रख करके गुड़ का, और बहुत ही टेस्टी होता है, संयम से उसे खाना चाहिए, सैयद वंश की तरह, ठीक है। गुड़ का खीर, गुलाम वंश गुड़ का खीर खाता था बहुत ज़्यादा, खिलजी वंश खूब खीर खाता था, तुगलक मतलब तुम लोग, सैयद मतलब संयम से लो, और लोधी मतलब अच्छे से लो। समझ में आया? तो ये ट्रिक था, इसे याद रखना। चलो आगे चलते हैं हम लोग, और गुलाम वंश को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? चलो इधर आते हैं, आओ इधर, आगे पढ़ सब कुछ बताएंगे, जितना तुम्हारा क्वेश्चन है ना सारा मेरे माइंड में चल रहा है, ठीक है। आगे एक एक स्टेप को क्लियर करेंगे। क्या पढ़ने? दिल्ली सल्तनत में क्या होता है? गुलाम वंश को पढ़ेंगे। इसको किस किस वंश के नाम से जाना जाता है? गुलाम वंश, मामलुक वंश और इलवरी वंश। ये 1206 ईस्वी कब बैठता है शासन पर? 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक, एक एक को याद रखना होगा, 1206 से 1290 तक। शिवम इधर देखो, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग शासक रहते हैं, इसमें भी इसके शासक देखो कौन कौन। पहला शासक आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन कहाँ से आता है, कैसे आता है? ये खुद गुलाम रहता है। ये किसका गुलाम रहता है? मोहम्मद गौरी का। गुलाम बस इसी नाम पड़ता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक की उपाधि इससे मिलता है, किस ऐबक का तो चलो। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1206 से 1210 तक। इसके बारे में डिटेल है, 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने क्या क्या किया, इसको अभी डिस्कस करेंगे। इधर देखो 1210 तक। दूसरा इसके बाद आता है, इसका माना जाता है कि इसका एक बेटा था, या कोई बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं कि इसका कोई बेटा उटा नहीं था। इल्तुतमिश को मानते हैं, आराम शाह बीच में आता है कुछ दिन के लिए, लेकिन आराम शाह को आसानी से हरा उड़ा देता है। वो अयोग्य शासक होता है, वो निकम्मा शासक होता है, ठीक है, अयोग्य होता है, निकम्मा होता है, बेवकूफ होता है, उससे शासन संभालने लायक नहीं होता है। अगर ये शासन पर रहता तो गुलाम बस इतना आगे हमको नहीं पढ़ा, तो इसी समय विघटन हो गया रहता। तो इसका बाद आता है इल्तुतमिश को हम पढ़ेंगे, ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश पूरा नाम रहता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या इसका दामाद रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसी की बेटी से शादी किया रहता है, ठीक है। इल्तुतमिश आता है 1210 ईस्वी से लेकर के 1211 या 1210 से मानते हैं 1236 ईस्वी तक शासन करता है। और इल्तुतमिश के शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे किसी भी एग्जामिनेशन में। इससे जितना हम लोग पढ़ेंगे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एकदम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। इतिहास को हलवा बना करके हम लोग छोड़ने वाले हैं, इतिहास को बिल्कुल हलवा। और जैसे हम कैमरे के सामने कोई भी चीज़ याद रहता है, उससे भी इंसान भूल जाता है, कब क्या बोलना है वो भी नहीं भूला होता है। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है, इतना मेहनत करना पड़ता है कि आकर के आसानी से बोल लेते हैं, थोड़ा बहुत कहीं कहीं दिक्कत होता है।
सबकी औकात नहीं होती है कि आकर के कैमरे पे इस तरीके से बोले। पहले से क्या होता है, बड़े बड़े टीचर को तुम देखना, क्लियर जो बात है जो सच्चाई है वो सच्चाई है। बड़े बड़े टीचर को तुम देखना, बड़े बड़े यूट्यूबर टीचर को देखना, उसका पहले से लिख करके रखा रहता है, या पहले से देखना कि उसका डिजिटल बोर्ड रहता है, डिजिटल वैसे से पलटेगा, पूरा पहले से लिखा रहता है, उसको पूरा लिखा रहता है, उसको भले वो विद्वान है पूरा पता है, लेकिन उसके पास एक ये रहता है कि इसके बाद ये पढ़ाना, इसके बाद ये पढ़ाना, एक बार देख लेता है। हमें तो लिखना ही पड़ रहा है और बताना भी पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग को भी याद हो जाएगा। जब मुझे याद हो गया तो तुम लोग को याद नहीं होगा। हमसे हट्टा कट्टा शरीर तुम लोग का है, हमसे सुंदर चेहरा है, 2 हाथ है, 2 पैर है, मतलब हमारे जैसे सब कुछ तुम्हारे पास है। हम ही इंसान है, हम भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, तो क्यों नहीं कर सकते हो, क्यों याद नहीं होगा। यूपीएससी में पैर तो नहीं, जिसके पास पैर नहीं था, सूरज तिवारी, सूरज की तरह चमकना सीखो तो सूरज की तरह सीखना है। सूरज तिवारी क्या होता है, रैंक लाता है और आईएएस बन जाता है। हाँ, बात समझ में आया। तो ये इस तरीके से तुम भी याद कर सकते हो। देख रहा है मुझे एकदम याद, एकदम हमें कोई दिक्कत हो रहा है, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो इल्तुतमिश 1210 से 1236, उसका तीसरा इसका जो शासक आता है इल्तुतमिश की बेटी, उसके बेटा होता है लेकिन वो अयोग्य होता है। वही सब मौगर जो गाँव घर में कहता है, मौगर है बेटा, उसका परिवार उससे नहीं चलने वाला है, बेटी है, ठीक है शासन चलाने के लिए। क्या रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रहती है। हाँ, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रहती है, रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान 1200, देखो इसको पढ़ेंगे, इसी का एक दल आता है, ठीक है, 40 दल, 40 लोगों का समूह बना रहता है, और घर फूटे गंवार लूटे वाला हाल हुआ था। एक मिनट चुप, 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान। उसके बाद क्या होता है, तीसरा चौथा कौन आता है, बहराम शाह। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पूछ सकता है 1240 से लेकर के 1242 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद आता है 4-5 बार मसूद शाह, ठीक है, मसूद शाह आता है, और ये आता है 1242 से 1246 तक। कब तक, 1242 से 1246 ईस्वी तक। उसके बाद 5-6 में आता है, उसका नाम रहता है नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद। ये कब से कब तक रहता है, 1246 से लेकर के 1265 तक। उसके बाद लास्ट जो शासक बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहता है, उसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम है, गयासुद्दीन बलबन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक होता है। 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक, 1290 ईस्वी तक शासन काल चलता है। 1287 से 1290 तक एक क्यूमर्स रहता है, इल्तुतमिश ऐसे करके क्यूमर्स नाम का रहता है, 3 साल और शासन किया रहता है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये शासक हमारे गुलाम वंश में, गुलाम वंश सबसे पहले आता है दिल्ली सल्तनत में, 5 का वंश रहता है, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451, 1451 से 1526, 5 शासक। कैसे याद है क्या, कहीं से क्या हम इसमें मेमोरी अलग से लगाए, नहीं लगाए, बार बार देखिए। 1 मिनट, क्या बोलो ना, बोला 40 दल के सपना वो इल्तुतमिश ने किए थे। हाँ एकदम कर नहीं कि पर तुम्हारे जो क्वेश्चन सब बताएंगे। कुछ उसके बाद गुलाम वंश पढ़ेंगे, गुलाम वंश में भी अलग अलग शासक। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 रखता है। कितने वर्ष का शासनकाल है, 84 वर्ष का। इस 84 वर्ष में अलग अलग शासक आते हैं इसमें गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, बहराम शाह 1240 से 1242, मसूद शाह 1240 से 1246, नसीरुद्दीन महमूद 1240 से 1265, और गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। ठीक है रे, ये कहाँ है क्वेश्चन, अति लाओ जल्दी लाओ, ठीक है। नहीं बंद नहीं करो, क्या सब कुछ चलता है, पर्दे के पीछे सब कुछ चलता है। नहीं कहाँ बंद करो, क्या हम लोग पढ़ रहे थे, अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तुर्किस्तान में, तुर्किस्तान में जन्म हुआ था। और ये कुलीन वंश के थे, तुर्किस्तान में किस वंश के थे, कुलीन वंश के, कुलीन वंश का था, ठीक है। बचपन में ही अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, बचपन में अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया। उस समय वहाँ पे जो दास व्यापार की जो प्रथा थी वो असामान्य बात थी,
इसी क्रम में एक व्यापार था, निशापुर का एक व्यापारी था। क्या था? निशापुर का एक व्यापारी था जिसका नाम था काजी फखरुद्दीन अजीज कुफी। क्या नाम था? काजी फखरुद्दीन अजीज कुफी। ठीक है, ये क्या करता है? ये खरीद लेता है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक खरीद लेता है। और ये जो काजी जो होता है, यह अपने पुत्र, जो इसका जो पुत्र होता है, अपने पुत्र की भांति इसको रखते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से ही प्रतिभाशाली और विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति था, लड़का था, और बहुत ही तेज था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, बात को पकड़ता था, और बहुत ही वही साफ दिल का था, एकदम हर फरहर न होता अंदर दिल से, एकदम कोई अंदर से दिस दैट नहीं है। ठीक है, एकदम खुले दिल का था। ठीक है, अंदर से तेज भी था, पूर्व भी था, हाँ एकदम किसी की तरह था। क्या होता था? फखरुद्दीन अजीज कुफी इसको क्या करता? अपने बच्चे की तरह पालता पोसता है, शिक्षा देता है, और इसे किस तरीके का से शस्त्र का शिक्षा, लड़ाई का भी, और धार्मिक शिक्षा भी देता था, और इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ था। तो इसे इस्लाम में क्या चलता है? क्या चलता? कुरान। क्या? कुरान। क्या चलता है? कुरान ग्रंथ, धर्म ग्रंथ है सबका। कुरान की शिक्षा भी इसे देता है, और कुरान में विद्वान होने का, कुरान का बहुत बड़े ज्ञाता होने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खा का उपाधि दिया गया था। किस चीज का? कुरान खा का भी उपाधि दिया गया था। देखना, कुरान कौन पढ़ाता है? इसको पढ़ाना पूरा बचपन कहाँ बीतता है? पूरा बचपन कहाँ बीतता है? काजी फखरुद्दीन अजीज कुफी के यहाँ। जैसे ही काजी का फखरुद्दीन अजीज कुफी की मृत्यु हो जाती है, देन इसका जो बेटा होता है, वो क्या करता है? इसको लेकर आता है गजनी में। कहाँ? गजनी में लेकर के जाता है, और गजनी में मोहम्मद गौरी के हाथ में बेच देता है। किसके हाथ में बेच देता है? मोहम्मद गौरी के हाथ। चलो, इधर क्या करता है? मोहम्मद गौरी के हाथ इसको बेच देता है। किसको? काजी की मृत्यु के बाद इसके बेटा जो होता है, इसका जो इधर देखिएगा रे, क्या करता है? मोहम्मद गौरी के हाथ में बेच देता है, गजनी में ले आता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को किसके हाथ में बेच देता है? और जैसे ही मोहम्मद गौरी के पास जाता है, मोहम्मद गौरी को बहुत अच्छा एक मिल जाता है व्यक्ति, बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का होता है। यह अपना ध्यान इतना तरीके से, अपने प्रतिभा से, अपने ज्ञान से, ठीक, अपने कार्य कुशलता से, अपनी विद्वता से क्या करता है? अपने नए स्वामी जो था मोहम्मद गौरी, उसका ध्यान अपने ओर आकर्षित कर लेता है, और इसी प्रतिभा के कारण क्या करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो होता है अमीर ए अकबर अस्तबलों का अधिकारी नियुक्त कर देता है। कौन? मोहम्मद गौरी। कौन? मोहम्मद गौरी। उसके बाद भारत पर आक्रमण करने के पर्पज से जैसे ही मोहम्मद गौरी आता है, 7 मिसे लेकर के आता है, क्योंकि इसे योग्य समझता है, और ये उस तरीके उस पर खड़ा उतरता है, और उसमें बहुत ही अहम योगदान देता है। कनौज का, अजमेर का, ठीक है, सब जगह का युद्ध को क्या करता है? अपने आप, अपने बलबूते, अपने विद्वता से, अपने सकुशल, अपने कूटनीति की नीति से सबको पराजित करने में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तब तो 1200 में दिल्ली सल्तनत का स्थापना करता है, और इसी को दिल्ली सल्तनत का जो है, दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक किसको माना जाता है? संस्थापक से संस्थापक है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे चलते हैं। तुर्किस्तान में जन्म हुआ था, कुलीन में बचपन में ही कुछ काजी नाम का एक जो व्यापारी था, उसके हाथ बेच दिया था। उसका जिसका कुछ काजी फखरुद्दीन अजीज का मरने का उसका बेटा पोता उसको गजनी ले आता है। गजनी में मोहम्मद गौरी खरीदता है, मोहम्मद गौरी के बाद ये आता है। उसके बाद ये क्या करता है? अपना राजधानी लाहौर में बनाता है। गुलाम वंश का जो प्रारंभिक शासक जो था, वो सैनिक क्या था? सैनिक प्रधान था। ये इंपोर्टेंट है, सैनिक प्रधान था। क्या था? सैनिक प्रधान, सैनिकों का प्रधानता था वहाँ, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करना। क्या? सैनिक प्रधान, साम्राज्य विस्तार करना। सैनिक प्रधान। हाँ, सैनिक प्रधान था। गुलाम वंश जो इसका जो शासनकाल था, स्टार्टिंग में, शुरुआत में, खास करके कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में, उस सैनिक प्रधान था, सैनिकों का बोलबाला था, क्योंकि लोग एक ही महत्व का मकसद था कि भारत में साम्राज्य विस्तार करना है। और करते करते कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है? जब ये शासक, इसको शासक बनाया जाता है, इसको वहाँ की प्रजा जो होती है, मोहम्मद गौरी का मरने के बाद इसे खुद स्वयं ऐसे शासन पे बैठने के लिए मोहम्मद गौरी के स्थान पे कहता है, और ये उसको स्वीकारता है और बैठ जाता है। और मोहम्मद गौरी का उस समय बहुत ही ज़्यादा उस समय बोलबाला रहता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी के नाम पर ही प्रतिनिधित्व करते रहता है। तो मोहम्मद गौरी का उसमें भी बहुत सारे मानने वाले लोग, चाहने वाले थे। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था कि मैं खुद को एक बड़ा सुल्तान घोषित कर दूं ताकि लोग मुझसे आहत हो जाए, मैं मोहम्मद गौरी का नाम, मोहम्मद गौरी का हर चीज़ भूल जाऊँ, अपने नाम पर सब कुछ कर दूँ, ठीक है, अपनी प्रतिभा को दिखाने लगूँ, अपने आप को एक सुल्तान घोषित कर दूँ, तो ये दिक्कत हो जाएगा यहाँ। हाँ, नमक हराम नहीं था। इसलिए क्या करता है
ये क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलवाता है। तुम देखेगा इल्तुतमिश सिक्का चलवाता है, कोई सिक्का अपने नाम का नहीं चलवाता है, और न ही कोई खुतबा पढ़वाता है। क्या खुतबा क्या होता है, क्योंकि इस्लाम धर्म में खुतबा होता है। क्या होता है, खुतबा या खतबा जो बोलते हैं। खुतबा का मतलब होता है कि जो उस समय का जो सम्राट होता है, वहाँ का जो राजा होता है, जो सुल्तान होता है, वो अपनी प्रशंसा में अपने आसपास के जो मस्जिद होता है, उस मस्जिद में जो इस्लाम धर्म का जो मौलवी होता है मैन, उससे खुतबा पढ़वाता है इस्लाम धर्म का खुतबा। हर शुक्रवार को शाम के समय, हर शुक्रवार को शाम में मस्जिद में खुतबा पढ़वाता था। खुतबा एक रचना होती थी जो वहाँ के सुल्तान की शासक की प्रशंसा करता था। तो खुतबा भी अपने नाम का नहीं पढ़वाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम का न सिक्का चलवाया, न कोई खुतबा पढ़वाता था। समझ में आ रहा है, मतलब कि ये पूरा का पूरा अपना। उसके बाद ये क्या करता है, जब शासन पे बैठता है तो ये शासन पे बैठता है तो सिपह सलार, ये अपनी उपाधि जो होता है, ये मलिक या सिपह सलार की उपाधि देता है। किसका, मलिक, मतलब मलिक या सिपह सलार। सिपह सलार का मतलब होता है किसी के जगह पर, किसी के जगह पे काम करना। जैसे कि ये मोहम्मद गौरी की जगह पर प्रतिनिधित्व करने का आया था, उसका सिपह सलार था। किसका सिपह सलार, मोहम्मद गौरी का। सिपह सलार की उपाधि धारण करता है। किसका उपाधि, सिपह सलार और मलिक का उपाधि। उसके बाद ये क्या होता है, बहुत ही ईमानदार होता है, बहुत ही ईमानदार ऑनेस्ट होता है, ठीक है। और ये अपने ये बहुत ईमानदार होने की वजह से लाखों तुर्कियों को गुलामी से मुक्त करवाता था, और लाखों तुर्की को लाके गरीबों को दान देता था। इसलिए ये अपने आप को स्वयं लाख बख्श की उपाधि धारण करता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों लोगों को दान पुण्य करने वाला, लाखों गरीबों को मदद करने वाला। इसलिए लाख बख्श की उपाधि कौन धारण करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। सिपह सलार या मलिक का उपाधि कौन लेता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलवाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सब इसकी थी। उसके बाद इसने क्या क्या बनवाया, इसको भी जान लेना हमें जरूरी है। सबसे पहले यह क्या करता है, भारत का, उत्तरी भारत का पहला मस्जिद बनवाने वाला कुतुब उल ऐसे करके, कुबत उल इस्लाम करके एक मस्जिद था, ठीक है। पहला मस्जिद बनवाया था विष्णु मंदिर को तोड़ करके। देखो कुछ बहुत ईमानदार था, हिंदू मुस्लिम सबको एक मानता था। एक कहावत है, मैं बता देता हूँ। उसके शासनकाल में कहा जाता है कि बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पिया करता था। पूछ भी देगा कि किसके शासनकाल में ये माना जाता है कि बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पिया करता था। इसका मतलब हुआ बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीने का मतलब है कि अमीर और गरीब, बड़े और छोटे, सभी लोगों को एक समान शासन में एक समान अधिकार है। एक दृष्टि से कुतुबुद्दीन ऐबक देखता था अपने शासनकाल में सभी लोगों को। इसलिए कहा था कि एक ही तट पर शेर भी पानी पीता था उसके शासनकाल में, और एक ही तट पर, उसी तट पर बकरी भी पानी पीता था। समझ में आ रहा है कुछ, तो ये बातें है। तो यह क्या करता था कि कुछ न कुछ ऐसा गलत भी किया था। विष्णु मंदिर को तोड़वा करके क्या करवाया था, कुबत उल इस्लाम एक मस्जिद बनवाया था। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, पहला मस्जिद, उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद ही था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में। कहाँ पर, अजमेर राजस्थान में पड़ता है। और ये कहा जाता है कि संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा, मतलब 2.5 दिन में उस मस्जिद को बनवा दिया। इसलिए वहाँ 2.5 दिन का मेला भी लगता है, बनवाया था, ठीक है। उसके बाद यह क्या करता है, एक सूफी संत था बख्तियार काकी, कुछ ऐसा नाम करके था, कुफुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी। उसके नाम पर बनवाता है एक कुतुब मीनार बनवाता है। क्या बनवाता है, कुतुब मीनार, दिल्ली में बनवाता है। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक इसको बनवाता है, लेकिन इसको संपूर्ण रूप से पूरा करवाता है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। और कहा जाता है कि कुतुब मीनार के निर्माण में लाल ईंट और बलुआ पत्थर का यूज किया गया था, लाल ईंट और बलुआ पत्थर का। और माना जाता है कि 237.86 फीट ऊंचा, कितना फीट, 237.86 फीट ऊंचा यह मस्जिद है, ठीक है। समझ में आ रहा है, 237.86 फीट ऊंचा यह कुतुब मीनार था, अभी भी है। और इसे बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इल्तुतमिश इसने पूरा करवाया था। किसके नाम पर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी करके नाम था उसका, उसी के नाम पर बनवाया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन इसलिए बनवाया था, वैसे उसके नाम पर बनवाया था हमेशा के लिए, ठीक है। चलो, जैसे समाधि स्थल किसी के नाम पर कैसे बनवाया, चलो नहीं, कुतुबुद्दीन नाम बता दिए, कुतुबुद्दीन
ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर बनवाया था। ठीक है, तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुबत अल इस्लाम जो पहला मस्जिद था भारत का उसको बनवाया था। तो ये 3 वो उसका क्या था, उपलब्धि था। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन के ऐबक के जो शासनकाल में 2 गो बहुत ही विद्वान थे। वो अपने दरबार में विद्वानों को भी क्या करते थे, वो मौका देते थे। उसमें 2 गो विद्वान उसका था, एक का नाम है हसन निजामी और एक फख ए मुदब्बिर। एक कौन है, हसन निजामी का भी एक अलग इतिहास है। जब कहा जाता है कि जब आक्रमण करता है गजनी पर उधर मंगोल, तो ये भाग करके कुतुबुद्दीन ऐबक के पास समझ लेता है। और एक है फख ए मुदब्बिर, क्या नाम है, फख ए मुदब्बिर। ठीक है, क्या नाम है, हसन निजामी, फख ए मुदब्बिर, इसके 2 विद्वान थे, कवि थे। इन्होंने 2 लिखा भी था, क्या नाम है इसका, ताज उल नासिर। ये लिखता है ताज उल नासिर। और ये एक लिखता है आदाब ए हर्ष, ऐसे करके एक पुस्तक है आदाब ए हर्ष, उसको याद रखना, ताज उल नासिर। किसकी रचना है ताज उल नासिर, हसन निजामी की। हसन निजामी किसके दरबारी कवि थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के। हसन निजामी किसके दरबारी कवि थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के। और फख मुदब्बिर भी उसी के दरबारी, कुतुबुद्दीन ऐबक के। फख मुदब्बिर की रचना का नाम है आदाब ए हर्ष, क्या है, आदाब ए हर्ष। और हसन निजामी का रचना का नाम है ताज उल नासिर। ठीक है, बात समझ में आ गया। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा उपड़ा बता दिए, कुतुब मीनार का बता दिए। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, हम इसको जान गए, टोटल इसकी उपलब्धि क्या क्या थी जान गए, कैसे कैसे आना हुआ सब कुछ जान गए। उसके बाद इसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या पढ़ना है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या होता है कि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेल के बाद, चौगान या पोलो उस खेल को बोलते हैं, घोड़े से गिरने से मृत्यु हो जाती है। किसी के गिरने से, घोड़ा के गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1210 ईस्वी में। और इसका मकबरा जो होता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा होता है वो लाहौर में ही होता है। कहाँ पर होता है, लाहौर में। कहाँ पर, लाहौर में इसका मकबरा बनाया जाता है। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और माना तो इसका एक अयोग्य बेटा था, पुत्र था, बहुत सारे इतिहासकार नहीं मानते हैं कि उसका कोई पुत्र था। ठीक है, और आराम शाह शासन पर बैठते हैं 1210 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन उसको हरा करके यह अयोग्य था। ठीक है, नाकाम था, इसलिए इल्तुतमिश इसका दामाद रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, ऐसा माना जाता है। और इल्तुतमिश क्या करता है, इसको हरा करके और शासन पर बैठता है। और इल्तुतमिश को ही अगर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाए, वास्तविक संस्थापक, तो कुतुबुद्दीन को ही, किसको, इल्तुतमिश को, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को ही माना जाता है। सीधा संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, और शमसुद्दीन इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो ये कौन था, इल्तुतमिश था। और ये सत्ता पर बैठता है। ठीक है, क्या था, इल्तुतमिश, इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और ये 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन करता है। और कल इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आज हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को जान गए, कैसे आता है, किसका गुलाम रहता है, मोहम्मद घोरी का। इसकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए, इसके महत्वपूर्ण उपलब्धियों को देखते हुए इसे शासक बना दिया जाता है। फिर उसके बाद ये अपनी सिंहासन क्या करता है, अपनी सत्ता का स्थापना जो करता है वो लाहौर में करता है, अपना राजधानी बनाता है। लाहौर से धीरे धीरे भारत के विजय की ओर बढ़ता है, बहुत सारे शासक को हराता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। कैसे कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, 24 में 1206 को सिंहासन पर बैठता है लाहौर में। उसके बाद क्या क्या काम रहता है वो देख ही लिया, कैसे कैसे काम करवाता है, कहाँ कहाँ से रहता है, सारा इतिहास जान गया। बचपन में इसको काजी ने खरीद लिया था, निशापुर के साथ। काजी इसको कुरान उरान का शिक्षा दिया था, और कुरान में विद्वता प्राप्त करने की वजह से इसे कुरान खाक उपाधि दी गई थी। उसके बाद मोहम्मद घोरी इसकी विलक्षण प्रतिभा के कारण इसे क्या किया था, अमीर ए अखूर की उपाधि दी थी। अमीर ए अखूर का क्या था, नहीं उपाधि नहीं दिया था, उसका एक पद था, हाँ, जो अस्तबलों का अधिकारी का आता है, उस पद को सौंप दिया था इसका हाथ में। ठीक है, ये सब था। उसके कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को लाख बख्श की उपाधि दी थी। इसने सिपह सलार और मलिक का उपाधि धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना सिक्का नहीं चलाया था, ना अपना सिक्का चलाया था अपने नाम पर, और ना अपने नाम पर खुतबा पढ़वा। ठीक है,
इस्लाम धर्म में खुदा पढ़ाया जाता था। मुझे ऐबक मतलब सेनापति थे, मतलब हाँ। सेना समझ में आ रहा है। सेनापति थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। और कुतुबुद्दीन ऐबक अपना हेड रहता है किसका? सेनापति हाँ, का। वो तो रहता ही है। तभी तो ये आता है इसमें मोहम्मद गौरी का। मतलब कूटनीति आता है, जानता हाँ, बहुत है, अच्छे कब तरीके क्या से। करना हाँ, है, बहुत अच्छे चलो, तरीके से, बहुत skip ही करो। चलो बंद करो। तो ये सब चीज़ें थी। 1 मिनट। तो मेरे दोस्त, आप लेक्चर मुझे विश्वास है कि लास्ट तक देख रहे होंगे, और मुझे ये लग रहा है कि आप लोग को ही मज़ा आ रहा होगा। जो भी लोग देख रहे हैं, 10, 20, 25 जो भी लोग देख रहे हैं, शेयर कीजिए इसको, ताकि लेक्चर को और आगे तक बढ़ाया जा सके, क्योंकि मेहनत बहुत ही ज़्यादा लगता है। देख रहे हो, साथ में गमछिया भी रखे हुए, बिहारी गमछा, और पूरे पसीना को पोछ करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो बस प्यार और सपोर्ट की गुहार रहेगी हमेशा, और रखते रहिए। चलो बंद करो।